हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह गद्य भाग में पाठ 11 भक्तिम। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आइए सबसे पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा की मानी जाती है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, अन्य 3 हैं पंत, प्रसाद और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखाई पड़ती है। कविताओं में से अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ उस समय की अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारणता तत्व का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। पाठ का सारांश देखिए। भक्तिन महादेवी जी की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे ज़िंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय कर ली। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती हैं जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं।
इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। देखिए पाठ का प्रतिपाद्य क्या है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी वर्मा के घर से शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपनी और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल देने के निर्णय तक पहुंची, इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। सारांश, लेखिका कहती हैं कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला है। उसके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह फैंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की बीमाता ने उससे के पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खूब खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसने लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना, ये सब कार्य भक्तिन करती थी। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थी। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब, दूध, मलाई मिलती तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। उसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केस कटवा दिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई।
परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुला लाया। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ विवश थी। वह संबंध सुख नहीं था। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली हुई धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया। अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गईं। उसने सब्जी ना बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूरण, लाल मिर्च की चटनी और गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती। वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा भी नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसे को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा भी नहीं मानती थी। पूछने पर कहती थी कि उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा मिला, देखा, संभाल कर रख लिया। ये क्या चोरी है? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटारे से रोका तो उसने तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना कार्यशास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती हैं। यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा? भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी। इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया। इसीलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर,
कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जो सहायता करती थी, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के ना उठकर भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता बंसल, बिल्ली, गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका के आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना था कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चलने का हठ किया। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।